हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं फ्रेंड्स। जो हमने हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत की क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट की है, उसमें हम ऑलरेडी इससे पहले 2 वीडियोस कर चुके हैं और ये हमारी 3rd वीडियो है। उन 2 वीडियोस में आपको 40 क्वेश्चन व्याख्या सहित दे चुका हूँ। आइए इस 3rd वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा क्या बोल रहा देखते हैं। देखो, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है, मतलब कि हमें जोड़े दिए, हमें ये बताना कौन सा सुमेलित है। हौज खास, अलाउद्दीन खिलजी, सीरी फोर्ट, इल्तुतमिश, कुतुब मीनार, मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलकाबाद, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसमें जो सुमेलित है वो ये है। हौज खास का निर्माण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब इनके बारे में जानते हैं। सीरी फोर्ट, कुतुब मीनार, तुगलकाबाद के बारे में आप थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि ये तो आपको किताब में मिल जाएगा, तो फिर मेरे पढ़ाने का स्पेशल क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो देखो इसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य थे वो मैंने सभी शामिल कर दिए हैं। इसका आंसर तो आपका पहला वाला हो गया। आइए जानते हैं। हौज खास को हम हौज ईरानी के नाम से भी जानते हैं। हौज खास नामक किले की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने 1284 ईस्वी में दक्षिण दिल्ली के हौज खास नामक स्थान पर कराई थी। सिंपल। नेक्स्ट, सीरी के किले का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने नई दिल्ली में 1303 ईस्वी में मंगोलों से रक्षा हेतु कराया था। कब? 1303 में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसका? सीरी के किले का। बस, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में दिल्ली में रखी थी। ठीक है, और जो कुतुब मीनार से संबंधित इंपॉर्टेंट तथ्य मैं ऑलरेडी पहले दे चुका हूँ। आरंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। अंत किसने किया था? उसका कार्य पूरा किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। उसके मुख्य दरबार को क्या कहते हैं? उसके मुख्य दरवाजे क्या कहते हैं? अलाई दरवाज़ा कहते हैं। उसका निर्माण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। लास्ट वीडियो प्लीज़ आप उनको देख लेंगे। जितने भी इससे संबंधित मुख्य तथ्य थे सारे मैंने शामिल किए हुए हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तुगलकाबाद नामक नगर की बात आई थी, तो जानते हैं तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में की थी। किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। कहाँ पे की थी? दिल्ली में। और उसमें रोमन शैली से एक दुर्ग का निर्माण भी करा था, यानी कि उसमें एक दुर्ग भी बनाया था रोमन शैली से। उस दुर्ग को कहते थे हम 56 कोट। बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, आइए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी, मतलब कि सबसे पहले लोक निर्माण विभाग किसने बनाया था? लोक निर्माण विभाग को जान लेते हैं। लोक निर्माण विभाग होता है PWD। PWD मीन्स पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। लोक निर्माण विभाग को कहते हैं PWD, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। तो हमको बताना इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 4th ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। इनमें से कौन 8 दिल्ली सल्तनतों के शासनकाल का साक्षी रहा, मतलब ऐसा व्यक्ति कौन था जिसने दिल्ली सल्तनत में 8 शासकों के शासनकाल का समय देखा था? अलाउद्दीन खिलजी, नसीरुद्दीन खुसरो, अमीर खुसरो या गयासुद्दीन तुगलक। तो ये जो व्यक्ति था ये था अमीर खुसरो। ठीक है नहीं, अमीर खुसरो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखेंगे अमीर खुसरो, जिनका जन्म 1253 ईस्वी में पटियाली नामक स्थान पर होता। पटियाली कहाँ पड़ता है? एटा में, उत्तर प्रदेश के एटा में पड़ता, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और जिनके बचपन का नाम महेश दास था। बहुत एग्जाम में पूछा गया है। जिनके बचपन का नाम महेश दास था, ऐसे पहले विद्वान थे जिन्होंने अपनी लेखनी में सर्वप्रथम हिंदी एवं उर्दू का प्रयोग किया था। सबसे पहली बार इन्होंने ही अपनी लेखनी में हिंदी और उर्दू का प्रयोग किया था। किसने? अमीर खुसरो ने। फिर आगे, इन्हें तूतीय हिंद अर्थात भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। था कोई से हटा दे, जाना जाता नहीं, अब भी जाना जाता। ठीक है, इनके उपनाम है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है। निम्न को सुमेलित कीजिए, मतलब कि हमको ये मिलाना है। एक तरफ तो व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, एक तरफ उनकी रचनाओं के नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं। इब्न बतूता। इब्न बतूता ने कौन सी रचना की थी? इब्न बतूता ने रहीला नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में एक देश है मोरक्को, वहाँ के निवासी थे। 1333 में किसके शासनकाल में आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे, और इन्होंने रहीला नामक पुस्तक लिखी थी। फिर अल बरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? अल बरूनी ने पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था किताब उल हिंद।
सिंपल। अलबरूनी कौन थे? महमूद गजनबी के दरबारी कवि थे और ये महमूद गजनबी के साथ भारत आए थे और इन्होंने एक किताब की रचना की थी जिसका नाम था किताब उल हिंद। अलबरूनी के दरबार में रहने वाले अन्य कवि कौन थे? अलबरूनी थे, एक तो फिरदौसी थे, आपके फारूकी थे और उत्वी थे। ठीक है, आगे फिर ईसामी। ईसामी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? ईसामी ने लिखी थी फुतुहु उस सालातिन। पुस्तक का क्या नाम है? फुतुहु उस सालातिन। फिर आगे अमीर खुसरो की बात करते हैं। अमीर खुसरो ने कौन सी लिखी थी? अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई पुस्तक थी, एक मिनट रुकेंगे, यस, तुगलकनामा। अमीर खुसरो ने लिखी थी तुगलकनामा। देखो, एक तो तुगलकनामा पुस्तक है, उसकी रचना किसने की थी? अमीर खुसरो ने। और एक तुगलकाबाद वो नगर था, उसकी स्थापना किसने की थी? लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ठीक है नहीं। फिर आगे बात करते हैं मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज ने किसकी रचना की थी? इन्होंने की थी तबकात नासिरी की। तो ये इनका सही सुमेलित हो गया है। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। इनसे संबंधित 2-3 मुख्य तथ्य मैंने शामिल कर लिए, इनको भी आप लोग नोट कर लेंगे। ये लिखा है हमारा, अमीर खुसरो ने तुगलकानामा के अतिरिक्त तारीख़ दिल्ली एवं लैला मजनू जैसी पुस्तकों की भी रचना की थी। ठीक है, कौन कौन सी पुस्तकों की भी रचना की थी? मिनहाज उस सिराज को इल्तुतमिश ने अपने दरबार में संरक्षण दिया था। कहाँ संरक्षण किसने दिया था? इल्तुतमिश ने। सिंपल। ठीक है, तो इनसे संबंधित मुख्य तथ्य ये थे, हमने जान लिए हैं। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलेगा? अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है? देखो, दिल्ली सल्तनत के किन 2 इतिहास लिखने वालों के ऐतिहासिक कार्यों का नाम तारीख़ फ़िरोज़शाही है? मतलब कि दिल्ली सल्तनत के वो कौन 2 इतिहास लिखने वाले व्यक्ति थे जिन्हों के कार्यों का नाम तारीख़ फ़िरोज़शाही है? सिंपल भाषा में बोलें तो तारीख़ फ़िरोज़शाही की रचना किसने की? सिंपल, नथिंग। अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बन्नी, शम्स-ए सिराज या मिनहाज उस सिराज। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा, ये 2 व्यक्ति थे, जियाउद्दीन बन्नी और शम्स-ए सिराज। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 और 3 सी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में 2 लाइनें और लिखी हुई है, जान लेते हैं। और आंसर हमारा क्या हो गया? इसका आंसर हो गया हमारा आंसर नंबर सी। जान लेते हैं। देखो, जियाउद्दीन बन्नी एवं शम्स-ए सिराज को फिरोज शाह तुगलक ने अपने दरबार में संरक्षण दिया था। किसने दिया था? फिरोज शाह तुगलक ने। दोनों को फिरोज शाह तुगलक ने अपने दरबार में संरक्षण दिया था। दोनों ने तारीख़ फ़िरोज़शाही नाम से पुस्तक की रचना की थी। सिंपल। ठीक है नहीं। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? कहने का मतलब यह, वह कौन सा व्यक्ति था जिसने अपनी रचना में सल्तनत काल में जो डाक व्यवस्था थी उसका विस्तृत विवरण दिया? अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, इब्न बतूता या फरिश्ता? तो उस व्यक्ति का नाम था हमारे जियाउद्दीन बर्नी। सिंपल। ठीक है नहीं। उस व्यक्ति का नाम था जियाउद्दीन बर्नी नाम था उसका। ये जानते हैं थोड़ा सा। आंसर नंबर हमारा इसका हो गया 2। जियाउद्दीन बन्नी मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में नदीम के पद पर तैनात थे। नदीम का एक पद होता था, ये उस पद पर तैनात थे। कब? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। सिंपल। ठीक है नहीं। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 47। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? वह कौन सा सुल्तान था जो नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने उसका विरोध किया और उसने बाद में उसे त्याग दिया था? बोले चलो अब कोई दिक्कत। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक या इल्तुतमिश? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अलाउद्दीन, यानी अलाउद्दीन खिलजी। आइए जानते हैं इनके बारे में थोड़ा। देखो ये मैंने लिखा हुआ है, आंसर हमारा हो गया आंसर नंबर 2। देखो, अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनना चाहता था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उसने सिकंदर सानी एवं द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। ठीक है, जो अलाउद्दीन खिलजी था वह द्वितीय सिकंदर बनना, सिकंदर की तरह जैसे सिकंदर ने विश्व का बहुत बड़ा हिस्सा जीत लिया था ना, इसी प्रकार ये भी जीतना चाहता था। और इसने इसी बात को ध्यान में रखते हुए सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण कर ली थी। लेकिन अपने मित्र एवं दिल्ली के कोतवाल अला उल मुल्क के कहने पर विश्व विजेता और नया धर्म चलाने के विचार को समाप्त कर दिया था। सिंपल, डायरेक्टली पूछा था अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर विश्व विजेता बनना है, नया धर्म चलाने के विचार को त्याग दिया था? तो वो कौन थे? वो थे अला उल मुल्क। कौन थे ये दिल्ली के कोतवाल थे इनके समय में। सिंपल। ठीक है नहीं। जल्दी से आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव, प्रताप रुद्र देव, मलिक कफूर या राणा रतन सिंह? देखो सिंपल कहने का मतलब है, जो अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में अपना सबसे पहला आक्रमण किया था वो देवगिरी में किया था, और उसके किस सेनापति को उस हमले की जिम्मेदारी दी, उस आक्रमण की जिम्मेदारी दी गई थी? मलिक कफूर, जिसे 1000 दिनारी नाम से जाना जाता था। तो जब उस समय आक्रमण किया गया था तो हमें बताना कि वहाँ का शासक कौन था। तो वहाँ का शासक था रामचंद्र देव, ठीक है नहीं, रामचंद्र देव वहाँ के शासक थे। देवगिरी कहाँ है? ये वर्तमान में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है देवगिरी, ठीक है नहीं। इसी के साथ हम आगे देखते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं हल्का सा। देखो, दक्षिण भारत के प्रति अलाउद्दीन खिलजी की नीति सिर्फ धन प्राप्त करना थी, वहाँ शासन करना है, सिर्फ धन प्राप्त करने के लिए आक्रमण किए गए थे उधर। दक्षिण भारत की विजय का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक कफूर को जाता। मलिक कफूर, वही मलिक कफूर जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने गुजरात अभियान के दौरान 1000 दिनार में खरीदा था। ध्यान करो, लास्ट वीडियो में बताया होगा मैंने, 1000 दिनार में खरीदा था, और इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। यह एक हिजड़ा था, सिंपल, ठीक है नहीं। आगे, अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि प्रदान की। रामचंद्र देव जो वहाँ का शासक था उसे राय रायन की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने प्रदान की थी, सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सा कारण था जिससे मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू की गई सांकेतिक मुद्रा प्रचलन में असफल रही? फर्स्ट ऑप्शन, राजकीय टकसाल द्वारा बनाए गए सिक्कों पर किसी विशेष पहचान चिन्ह का न होना, प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, तांबे का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होना, या जनता की बेईमानी। इन चारों में से वह कौन सा कारण रहा जिसके द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक ने जो सांकेतिक मुद्रा चलाई थी उसका प्रचलन नहीं हो पाया, मतलब कि वो प्रचलन में असफल हो गई, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा राजकीय टकसाल द्वारा बनाए गए सिक्कों पर किसी विशेष पहचान चिन्ह का न होना। मतलब कि जो राजकीय टकसाल थी उसने जो सिक्के बनाए थे ना, तो उसमें कोई विशेष चिन्ह, ऐसा विशेष चिन्ह नहीं था जो केवल उन्हीं सिक्कों का हो। तो इसलिए क्या हुआ, वो सांकेतिक मुद्रा प्रचलन में असफल रही थी। बढ़ते हैं आगे, जानते हैं थोड़ा। देखो, मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट या ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। देखते हैं, देखो, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जारी किया गया सांकेतिक सिक्का, जो सांकेतिक सिक्का जारी किए थे उन्होंने, बरनी के अनुसार तांबे, फरिश्ते के अनुसार पीतल, सतीश चंद्र के अनुसार कांसे का था। सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है ये। बरनी के अनुसार तो वह तांबे का था, फरिश्ते के अनुसार पीतल का था, और सतीश चंद्र के अनुसार कांसे का था। ये हैं कौन लोग? ये इतिहासकार है। किसी ने किसको बताया, किसी ने किसको बताया, सही है। तो सबके अपने अपने अलग अलग मत हैं इसके बारे में। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सल्तनत काल में सेना विभाग का अध्यक्ष जिसके पास सैनिकों की भर्ती, अस्त्र शस्त्र पूर्ति तथा सेना के संचालन की जिम्मेदारी होती थी, क्या कहलाता था? मतलब कि सल्तनत काल में सेना विभाग का अध्यक्ष कौन कहलाता? सिंपल सीधे शब्दों में ये मतलब होगा इसका। आरिज ए मुमालिक, काजी ए मुमालिक, वजीर ए मुमालिक, या दीवान ए मुमालिक? तो सल्तनत काल में जो सेना विभाग का अध्यक्ष होता था उसे हम क्या कहते थे? उसे कहते थे हम आरिज ए मुमालिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इसके बारे में और। सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को बनाया गया था। जो सल्तनत कालीन सेना की व्यवस्था थी ना, वो उसका जो आधार बनाया गया था कि किस प्रकार से व्यवस्था की जाएगी, किस किस तरीके से, क्या क्या रूल्स होंगे इसके लिए, तो किसका आधार बनाया गया, तो उसके लिए बनाया था। जो मंगोल सेना थी उसकी दशमलव प्रणाली को उसका आधार बनाया गया था, ठीक है। तो सिंपल कहने का मतलब है, सल्तनत काल में जो हमारा होता था सैन्य प्रमुख होता था उसे हम क्या कहते थे? उसे कहते थे आरिज ए मुमालिक। जब सैन्य प्रमुख को आरिज ए मुमालिक कहते थे तो आप ये भी जान लो, एक सैन्य विभाग था, सैन्य विभाग जिसकी स्थापना बलबन ने की थी उसे हम क्या कहते थे? सैन्य विभाग जिसकी स्थापना बलबन ने की थी उसे हम क्या कहते थे? ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। प्लीज़ कमेंट में उसका आंसर आप लोग देंगे, नहीं
आए तो प्लीज़ लास्ट वीडियोस को देखिए, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाजे को किस इतिहासकार ने इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर हीरा कहा? मार्शल, स्मिथ, ईश्वरी प्रसाद या जियाउद्दीन? तो किसने कहा ये कहा आपका मार्शल ने। सिंपल, ठीक है नहीं भाई। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा, सिंपल अलाई दरवाज़ा क्या है बहुत बार बता चुका हूँ, प्लीज़ लास्ट वीडियोस को देख लेंगे आप। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ये हमारे कुतुब मीनार का मुख्य प्रवेश द्वार है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम। देखो इसके बारे में कुछ तथ्य शामिल किए मैंने, जान लेते हैं। अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने 1310-11 में आरंभ कराया था। यह कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है। सिंपल, ठीक है नहीं, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है हमारा 52। क्वेश्चन नंबर 52 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहा हमारा सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था? सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था? बहुत सिंपल है, बिल्कुल इसके संस्थापक थे खिज्र खां। ठीक है, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो बिल्कुल जब हमने सीरीज स्टार्ट की थी उस सीरीज़ का पहला ही क्वेश्चन था, उसमें शायद आपसे पूछा था गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, तो मैंने बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक थे। उसमें मैंने आपको एक ट्रिक दी थी, सभी दिल्ली सल्तनत के सभी वंशों का क्रम याद करने के लिए। वो ट्रिक क्या थी? गुलाम खाने में शायद तुम रह लोगे। और उस समय मैंने ये बताया था कि अपकमिंग वीडियोज़ में इसके मैं आपको वंशों का क्रम याद करने की भी एक ट्रिक दूंगा। ठीक है, मैंने आगे तो लिखा ही हुआ है वंशों का, अगले क्वेश्चन में मिलेगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। इसके लिए जो आपको याद रखना है, आपको क्या याद रखना है? आपको एक लाइन याद रखनी है, गुलाम खाने में शायद तुम रह लोगे। क्या याद रखना हमें एक लाइन याद रखनी है, उस लाइन का नाम है गुलाम खाने में शायद तुम रह लोगे। ठीक है, तो सबसे पहला वंश कौन सा था हमारा? गुलाम वंश। खाने का मतलब है खिलजी वंश। शायद का मतलब है सैयद वंश, और शायद ये साइलेंट है यहाँ पे। ठीक है, शायद का मतलब है सैयद वंश। तुम में तू निकालो, मैं साइलेंट है, तुगलक वंश, ये भी रह भी साइलेंट, और लोगे का मतलब है लोधी वंश। गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश और लोधी वंश। ठीक है, अब इनके संस्थापक जान लेते हैं जल्दी से। संस्थापक के लिए एक लाइन याद रख लेंगे आप, उसको तो मैं ऑलरेडी वैसे ही बता चुका था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, दोनों को जोड़ के पढ़ लेंगे एक साथ। संस्थापक के लिए आप जो लाइन याद रखेंगे वो लाइन है आपकी, कुएं में जा गिरी गाय को खींच कर बाहर निकालो। ये लाइन लिखी है हमने, कुएं में जा गिरी गाय को खींचकर बाहर निकालो। कुएं का मतलब है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुएं का क्या मतलब है? कुएं का मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी प्रथम वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, में साइलेंट है, जा का मतलब है जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश की स्थापना किसने की? जलालुद्दीन खिलजी ने। ठीक है, कुएं में जा गिरी, जलालुद्दीन खिलजी के बाद तुम्हारा कौन आएगा? गयासुद्दीन तुगलक। गा से है गयासुद्दीन तुगलक, जिन्होंने तुगलक वंश की स्थापना की थी। फिर आपकी खी से है खिज्र खां, जिन्होंने सैयद वंश की स्थापना की थी। बाहर निकालो, बाहर से है बै से है बहलोल लोधी। सिंपल, 5 संस्थापक, 5 ही हमारे सल्तनत काल में 5 ही हमारे राजवंश थे, और मैंने 5 ही संस्थापक उनके आपको बता दिए हैं। कुएं में जागरी गाय को खींचकर बाहर निकालो। पहले वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरे के थे जलालुद्दीन खिलजी, तीसरे के थे गयासुद्दीन तुगलक, चौथे के थे खिज्र खां, और 5वें के थे बहलोल लोधी। दोनों लाइनों को एक साथ लिख लेंगे और उनके अपने अपने अर्थ लिख लेंगे। सिंपल, कभी नहीं बोलेंगे, नेवर। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं बिना टाइम लगाए। थोड़ा जान लेते हैं मैंने क्या शामिल किया हुआ यहाँ पे। खिज्र खां की बात हुई थी ना,
खिज्र खां तैमूर लंग के उत्तराधिकारी शाहरुख के रूप में शासन का संचालन करता था। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो सैयद वंश के संस्थापक थे खिज्र खां, ये तैमूर लंग के उत्तराधिकारी, जो तैमूर लंग का उत्तराधिकारी था कौन था? शाहरुख। तैमूर लंग कौन था? पीछे बता चुका हूँ ऑलरेडी, कौन था? मंगोल आक्रमणकारी था, ये मंगोल के शासक था। इसका उत्तराधिकारी शाहरुख था। तो उसके उत्तराधिकारी के तैमूर लंग के उत्तराधिकारी शाहरुख के रूप में शासन करता था खिज्र खां, मतलब कि जो तैमूर लंग का उत्तराधिकारी शाहरुख था उसका एक तरीके से बोलें तो उसका गुलाम था, सिंपल अपनी भाषा में ऐसे समझ दो। ठीक है नहीं, आगे जानते हैं। खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण न करके रैयत ए आला की उपाधि धारण की। खिज्र खां ने किसकी उपाधि धारण की? इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसने किसकी की? इसने की रैयत ए आला की उपाधि धारण की। सिंपल जान लेंगे, इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जामों में पूछे। मैंने देखो हर क्वेश्चन के बाद उन्हीं तथ्यों को शामिल किया है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। पूछे गए नहीं, पूछे गए भी हैं, जा भी रहे हैं और आगामी सभी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। कोई भी एक क्वेश्चन उठाए तो उससे संबंधित जितने भी तथ्यों पर क्वेश्चन बने हैं या बनने की संभावना है सभी को शामिल मैंने कर लिया है। वीडियो बड़ी होती है उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन हम वीडियो में भले से 20 करते हैं, लेकिन उन 20 क्वेश्चन के साथ कम से कम 50-60 क्वेश्चन के तथ्य शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ नोट्स मेंटेन करते हुए चलेंगे। आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अजमेर स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा हरी केली की कथाओं के संस्कृत विद्यालय को तोड़वाकर बनाया गया था। हरी केली नामक नाटक की रचना किसने की थी? ठीक है, तो जो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है, इसको जो बनवाया था हरी केली की कथाओं का एक संस्कृत विद्यालय था, उसको तोड़वाकर जब बनवाया गया था। तो हमसे ये पूछा कि हरी केली नामक जो नाटक था ना, इसकी रचना किसने की थी? हरी केली नामक नाटक की अमीर खुसरो, हरिदेव, बिशलदेव या बलवन? तो जो इसकी रचना की थी वो आपकी बिशलदेव ने की थी। ठीक है भाई, अजमेर में स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा संस्कृत विद्यालय को तोड़वाकर बनवाया गया था। संस्कृत विद्यालय कौन सा? तो वहाँ पे हरी केली की कथाओं का वर्णन होता था, मतलब कि ठीक है, उसको तोड़वा कैसे बनवाया गया था? किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। सिंपल। ठीक है, तो हमसे सिंपल पूछा हरी केली नामक नाटक के रचनाकार कौन थे? वो थे बिशलदेव। आइए थोड़ा सा और जान लेते हैं इनके बारे में। जो हमारे बिशलदेव थे, बिशलदेव को हम विग्रहराज 4 के नाम से भी जानते थे। इंपॉर्टेंट, ये चौहान वंश का शासक था। जो हमारे बिशलदेव थे चौहान वंश के एक शासक थे और इन्हें हम विग्रहराज 4 के नाम से भी जानते थे। इसी के साथ बिना टाइम गवाए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, बलवन को उलूग खान की उपाधि से किसने सम्मानित किया? मतलब कि जो बलवन था, जो 1266 में गयासुद्दीन बलवन के नाम से गद्दी पर बैठा था, उसे उलूग खान की उपाधि के नाम से किसने सम्मानित किया? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, नसीरुद्दीन महमूद या अलाउद्दीन खिलजी? तो इसका आंसर होगा आपका नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है भाई, बलवन का मूल नाम क्या था? बहाउद्दीन, और 1266 में गद्दी पे किस नाम से बैठा? गयासुद्दीन बलवन के नाम से बैठा। इसे उलूग खान की उपाधि दी थी किसने दी थी? नसीरुद्दीन महमूद ने दी थी। मीन्स ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर है। इसी के साथ इससे संबंधित मुख्य तथ्य क्या क्या मैंने शामिल किए हैं जान लेते हैं इनको। देखो, नसीरुद्दीन महमूद सल्तनत काल का ऐसा शासक था जो टोपी सीकर अपना गुजारा करता था। बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे ही बना है। सल्तनत कालीन वह कौन सा शासक था जो टोपी सीकर अपना गुजारा करता था? कौन सा था वो था नसीरुद्दीन महमूद। और इसी नसीरुद्दीन महमूद ने बलवन को किसकी उपाधि थी? उलूग खां की उपाधि से सम्मानित किया था। बलवन को नसीरुद्दीन के सारे अधिकारों के प्रयोग करने की शक्ति प्राप्त थी। मतलब कि नसीरुद्दीन महमूद के दरबार में बलवन एक मुख्य आदमी था, जो अधिकार राजा के पास थे उन सारे अधिकारों को वह भी प्रयोग कर सकता था। ठीक है, इन्हीं सब बातों से भाई जो इम्पोर्टेंट आदमी था, तभी तो आने वाले समय में उसके बाद शासक बन गया था 1266 में। ठीक है, आगे जानते हैं फिर अब हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 हमारा क्या बोल रहा है? देखो, नीचे विभागों की सूची दी गई है, इनमें से किन की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी? सिंपल,
दीवान ए खैरात, दीवान ए बंदगान, रोजगार कार्यालय, दारुल सफ़ा। तो जो इसका हमारा उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, मतलब कि दीवान ए खैरात, दीवान ए बंदगान, रोजगार कार्यालय और दारुल सफ़ा, इन चारों विभागों की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की तो थी, लेकिन ये विभाग क्या थे ये तो हमें पता हो कम से कम, ये तो किताब में ही मिल जाएगा। चलो जानते हैं अभी इनके बारे में, मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट सब शामिल कर लिए हैं। चलो भाई हमारे पेन देखो, फिरोज ने दीवान ए खैरात नामक विभाग की स्थापना विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता देने एवं गरीब मुस्लिम लड़कियों की शादी करने के उद्देश्य से की थी। सिंपल, ठीक है। दीवान ए बंदगान नामक विभाग की स्थापना, ये दासों है, ये दासों की देखभाल के लिए की गई थी। दीवान ए बंदगान नामक विभाग की स्थापना दासों की देखभाल के लिए की गई थी। सल्तनत कालीन वह कौन सा शासक था जिसके यहाँ सर्वाधिक दासों की संख्या थी? तो आपका आंसर होगा वो था फिरोज शाह तुगलक। तो उन्हीं की देखभाल के लिए इसने एक विभाग बनवाना पड़ा, दास ही इतने थे, तो उस विभाग का नाम था दीवान ए बंदगान। सिंपल, ठीक है नहीं। फिर देखो आगे, दारुल सफ़ा नामक एक अस्पताल था जहाँ निःशुल्क चिकित्सा प्रदान की जाती थी। मतलब कि फिरोज ने एक अस्पताल बनवाया था, उसका नाम दारुल सफ़ा था। वहाँ पर गरीब लोगों को निःशुल्क चिकित्सा प्रदान की जाती थी। सिंपल। आगे, फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से रोजगार कार्यालय का निर्माण किया था। बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से एक कार्यालय खुलवाया गया था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था रोजगार कार्यालय। बिल्कुल, यहाँ से बाहर बात नहीं जाने वाली है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 56। क्या बोल रहा है? मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है या क्या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ। यह कथन किसका है? सिंपली कहने का मतलब है दिल्ली सल्तनत काल के जितने भी शासक थे उनमें से किस शासक का यह कथन है? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक या रजिया सुल्तान? तो ये जो कथन है ना, ये कथन है अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है नहीं। मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है। इम्पोर्टेंट कथन है, रिपीट होता रहता है अक्सर। सिंपल, ठीक है नहीं। अपने लैंग्वेज में याद कर लेंगे। बोले मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, मैं ऐसे कानून बनाता हूँ, मैं तो जो लोगों की भलाई के लिए हूँ। सिंपल। ये बात किसने बोली थी? अलाउद्दीन खिलजी ने बोली थी। खिलजी वंश का दूसरा शासक था जो 1325 में गयासुद्दीन तुगलक को, भाई इन्होंने एक टेंट बनाया था ना, जब वो गुजरात अभियान से लौट के आ रही थी तो जूना खान ने एक टेंट का निर्माण किया था। उस टेंट में वो टेंट टूट गया था, उस टेंट में दबने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी, जो तुगलक वंश के संस्थापक थे। कब की बात है? 1325 की बात है। उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर उनकी मृत्यु के बाद वही जूना खां जिसने टेंट बनवाया था वो किस नाम से बैठा था? मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। तो बहुत से इतिहासकार तो ये कहते हैं कि वो तो सोची समझी साजिश थी, लेकिन जो भी था मतलब कि कहानी कुछ इस तरीके से। सिंपल, आगे बढ़ते हैं फिर अब हम। नेक्स्ट है हमारा, दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक किस राजवंश ने शासन किया? खिलजी वंश, लोधी वंश, दास वंश या तुगलक वंश? तो इसका आंसर हमें बताना है, किस राजवंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा तुगलक वंश। देखो इसका भी मैंने आपको चार्ट बनवा दिया, ये तो मैंने पूछा है, एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन बहुत एग्जामों में ऐसे ही पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा वंश था जिसने सबसे कम समय तक शासन किया। सही है ना, तो हमें दोनों का पता होना चाहिए ना, तो इसलिए मैंने इसका एक चार्ट बना दिया है, उसको ध्यान से पढ़ लेंगे। ये चार्ट कुछ हमारा इस प्रकार है। देखो इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। देखो भी पढ़ते हैं इसके बारे में। गुलाम खाने में तुम शायद रह लोगे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। गुलाम वंश कब से कब? तो 1206 से 1290। खिलजी वंश 1290 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से 1451, लोधी वंश 1451 से 1526। कितने कितने हो गए? 84, 30, 94, 37 और 75। तो सबसे ज़्यादा समय तक कौन सा रहा? तुगलक वंश। सबसे कम समय तक कौन सा रहा? खिलजी वंश। सिंपल याद कर लेना, दूसरे नंबर का जो वंश था वो सबसे कम समय तक रहा, शासन किया उसने, और जो तीसरे नंबर का वंश था उसने सबसे अधिक समय तक शासन किया। ठीक है नहीं, क्रम की ट्रिक मैंने आपको बताई दी, किस ट्रिक के साथ आपको इनको याद कर लेना है। और ये सारे क्वेश्चंस आपके
यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी टीजीटी, यहाँ तक कि जितने भी अपकमिंग एग्जाम थे सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सारा इतिहास, सारी पॉलिटी ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। प्लीज़ नोट्स बनाते रहेंगे। इससे पहले मैंने करंट की सीरीज स्टार्ट की थी, मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि बीईओ का एग्ज़ाम इतनी जल्दी हो जाएगा, फिर वो एग्ज़ाम जल्दी से आ गया तो मुझे सीरीज़ वो बीच में ही रोकनी पड़ी। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसके नोट्स आप बनाते रहेंगे। आने वाले टाइम में एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करूँगा करंट अफेयर्स की जिसमें संपूर्ण 2020 का करंट अफेयर्स समाहित होगा, और जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, जितने भी पार्ट्स बनेंगे, सबकी एक प्लेलिस्ट बना के डाल दूँगा। क्यों? क्योंकि 2022 में हमारे उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसलिए 2021 में बहुत सी वैकेंसीज आने वाली हैं। जितनी भी सारी पेंडिंग वैकेंसीज हैं 2021 में आएंगी, और 2021 की वैकेंसियों के लिए 2020 का करंट अफेयर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है नहीं? तो इसलिए मैं उसको बना के डालूंगा, बेफिक्र होकर पढ़ते रहिए आप। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है देखते हैं भाई। चलो भाई पेन राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? सिंपल हमें यह बताना, वह कौन सा मुस्लिम शासक था जिसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो सिंपल है, तो कोई नहीं है, कौन था ये? अकबर था। सिंपल। देखते हैं। देखो भाई इनके बारे में हमें क्या क्या जानना है। इसका आंसर तो हमारा 4 हो गया, लिखा हुआ नहीं है, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर और 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त किया था। ठीक है, जजिया कर का भी संपूर्ण इतिहास मैंने पिछली वीडियो में आपको लिखा दिया है। जजिया कर क्या होता है, किसने समाप्त किया था, किसने पूरी तरह समाप्त, सारा कुछ लिखा दिया, वहीं पे जाके आप देख लेंगे। ठीक है नहीं? तो देखो सिंपल याद कर लेंगे, 62, 63, 64 दास प्रथा, तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर। सिंपल। किसने? अकबर ने समाप्त किए थे। आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा देखते हैं। देखो, निम्न में से किसने पंजाब के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक से संघर्ष किया? मतलब कि वह कौन सा व्यक्ति था जिसने पंजाब के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक से संघर्ष किया? कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक है, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। 1205 में कोकरो से मुठभेड़ हो गई थी, वहाँ पे बुरी तरह घायल हो गए थे मोहम्मद गोरी। 1206 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इसने यहाँ पे एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की थी जिसका नाम था गुलाम वंश। ठीक है, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। तो हमें यह बताना वह कौन सा व्यक्ति था जिसने पंजाब के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक से संघर्ष किया, यानी इन दोनों में संघर्ष हुआ। तो इसका उत्तर है हमारा पहला ऑप्शन है इख्तियारुद्दीन, ताजुद्दीन अल्दोज, नसीरुद्दीन कुबाचा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका ताजुद्दीन अल्दोज। देखो ये ताजुद्दीन अल्दोज कौन था, यह भी तो हमको जानना है ना, तो आइए बिल्कुल जानते हैं। देखो ऑप्शन नंबर 2 तो हमारा आंसर हो गया। देखो इसको पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे इस बात को, कहानी से बना लेंगे। मोहम्मद गोरी ने अपने विश्वास पात्रों में याल्दोज को गजनी, कुबाचा को सिंध और मुल्तान, ऐबक को भारत दिया था। कहने का मतलब है मोहम्मद गोरी ने भारत पे आक्रमण किया था और भारत के बहुत से क्षेत्रों को उसने जीत लिया था। उस समय पाकिस्तान भी ये सब भारत ही तो था। ठीक है, तो जीतने के बाद जब वह यहाँ से जा रहा था तो मोहम्मद गोरी ने जो यल्दोज नामक व्यक्ति था उसे तो गजनी दिया था। गजनी, ठीक है नहीं? आप लोग बता देंगे गजनी की स्थापना किसने की थी? बिल्कुल लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ाया। 932 में अल्तुगिन ने की थी। सिंपल। ठीक है नहीं? एक कुबाचा नामक इसका एक विश्वास पात्र था, मतलब सेनापति थे। यल्दोज विश्वास पात्र थे, सेनापति भी थे इनमें एक। उसको क्या दिया था? उसको दिया था सिंध और मुल्तान, और कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत दिया था। ठीक है नहीं? और यहाँ से कुछ चला गया था। उसका जो भारत में मेन एम था, भारत में साम्राज्य स्थापित करना था। ठीक है, और गजनवी का मेन उद्देश्य क्या था? भारत में लूट मार करना। गजनवी ने भारत में कुल 17 आक्रमण किए थे और 17 आक्रमण उसने लूट मार की थी। उन 17वें आक्रमण में 16वां आक्रमण उसका 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पे किया गया था। उस समय वहाँ का शासक भीम प्रथम था। वहाँ पर उसने अपार धन संपत्ति लूटी और तब वहाँ से वह गया था। सिंपल। ठीक है नहीं? और इसका क्या था? इसका साम्राज्य का विस्तार करना था, यहाँ पे अपना साम्राज्य बनाना था। तो इसलिए उसने यहाँ के बहुत बड़े क्षेत्र को जीता और अपने 3 विश्वास पात्रों को दे दिया। किसको कौन सा क्षेत्र दिया लिखा हुआ है, नोट्स मेंटेन कर लेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय
किसे चीन का राजदूत नियुक्त किया गया? वह कौन व्यक्ति था जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन का राजदूत नियुक्त किया था? सिंपल, अब्दुल रज्जाक, इब्न बतूता, बर्नी या बरबोसा? तो वह व्यक्ति था इब्न बतूता। ठीक है नहीं, कौन था इब्न बतूता? अभी पीछे पढ़िए, इसने रेहला नामक पुस्तक लिखी थी। अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को देश का निवासी था और 1333 में यह भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे चीन का राजदूत नियुक्त किया था और दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। देख लेते हैं, देखो आंसर इसका भी है, बाकी हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आशा करता हूँ जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, आपको डिटेल में मैं लेक्चर्स तैयार करके बताना चाह रहा हूँ, सब समझ आ रहा होगा। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि आप लाइक करेंगे तो मेरा मोटिवेशन ऐसे ही बढ़ता रहेगा। और जो मैंने सीरीज़ अभी तो स्टार्ट की है, फर्स्ट पार्ट चल रहा है दिल्ली सल्तनत का, थर्ड पार्ट है, मीन्स फर्स्ट टॉपिक चल रहा है हमारा अभी दिल्ली सल्तनत। जिस एम के साथ मैंने इसको स्टार्ट किया है कि कंप्लीट हिस्ट्री, कंप्लीट पॉलिटी एंड कंप्लीट भूगोल आपको पूरी करवा दूं, तो प्लीज़ लाइक करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं प्रयत्नरत रहूं इसके लिए। बहुत ही जल्दी आपको दूसरी मीन्स इससे अगली जो हमारी चौथे नंबर की वीडियो होने वाली है, उसमें बहुत जल्दी मैं आपको मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय।